तो आज शुरुआत में ही मैं आप सबसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछने वाली हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हर बार जब ये पता चलता है कि इन्हें किसी बीमारी के कारण इंजेक्शन लगने वाला है, तो बस उस इंजेक्शन के डर से ही उनकी आधी तबीयत ठीक हो जाती है। या फिर अगर सब्ज़ी काटते हुए एक हाथ में एक छोटा सा कट भी आ जाए, तो चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इस खून भरी दास्तान का एडवर्टाइज़ कर देते हैं। वैसे ऐसे लोग तो मिलना मुश्किल ही होंगे जो इन दोनों सवालों के जवाब में नहीं कहेंगे और खुशी खुशी अपने वैक्सीन के शॉट्स लेने चले जाएंगे। इनफैक्ट लोग ऐसे भी हैं जिनमें ये डर पूरा फोबिया जैसा होता है। लोगों को पाल्पिटेशंस होता है, बेहोश तक हो जाते हैं। वेल ऑन द अदर हैंड है साइकोलॉजिकल केसेस ऑफ सेल्फ हार्मर्स। जी हाँ, अब ये लोग निडल से कोई अपना वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, बल्कि ये लोग एक मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ट्रॉमा के कारण वो खुद को चोट पहुंचाते हैं और उसको एक वे ऑफ कंफर्टिंग देमसेल्व्स कंसिडर करते हैं। जैसा कि फेमस ऑथर जिलियन फ्लिन ने कोट किया है, द फेस यू गिव द वर्ल्ड टेल्स द वर्ल्ड हाउ टू ट्रीट यू। यानी हम खुद को दुनिया के सामने जैसे पेश करते हैं, दुनिया भी हमें उसी तरह से बर्ताव करती है हमसे। तो बस इसका मतलब यही हुआ कि पॉजिटिविटी इज़ ऑलवेज द की। तो इसी ज्ञान के ओवरडोज के साथ मैं कहती हूँ नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। यूट्यूब लैंड के वासियों, आपका स्वागत है। आज मैं धुंध करती हूँ 2018 में आई जिलियन फिल्म की प्रसिद्ध किताब पे आधारित विद IMDb रेटिंग ऑफ 8.2 एंड रॉटेन टोमेटोज पे भी 82% के स्कोर के साथ HBO ओरिजिनल की मिनी सीरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ करती हूँ खौफ को ऑनलाइन। इस सीरीज़ में कुल 8 एपिसोड्स हैं, तो आज हम इस सीरीज़ की पूरी स्टोरी एपिसोड वाइज जानेंगे और फिर इसकी ट्विस्टेड एंडिंग और इसमें समझाई गई कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। अब क्योंकि एक्सप्लेनेशन होगी इन डिटेल, तो स्पॉयलर्स होने वाले हैं प्लेंटी, हेंस द वार्निंग प्रिवेल्स। सो नाउ ऑल सेट एंड डन, लेट्स प्रोसीड विद एपिसोड 1। एपिसोड 1, वैनिश यानी गायब। तो सीरीज की शुरुआत में ही दो छोटी लड़कियों को दिखाया जाता है जो चुपके से एक घर में घुस जाती है और वहाँ पे सोई हुई एक दूसरी लड़की को सुई जैसा कुछ चुभाती है। अब इसके बाद तुरंत वो सोई हुई लड़की जाग जाती है। अब वो स्लीपिंग ब्यूटी नहीं थी और जैसा आप सबने अब तक समझ ही लिया होगा, ये सब एक सपना था। तो वो लड़की उठती है और अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द मेन प्रोटैगनिस्ट कार्मिल पार्कर। कार्मिल एक जर्नलिस्ट है जो सेंट लुइस में रहती है और एक न्यूज़पेपर में काम करती है। वैसे वो खुद एक सेल्फ हार्मर रह चुकी है, लेकिन उसका केस थोड़ा अलग है क्योंकि वो अपने बॉडी पे रैंडम कट्स नहीं लगाती, बल्कि उस पर अलग अलग वर्ड्स कार्व किए हुए उसने। अब इन वर्ड्स का उसकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलता ही रहेगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। वो अपने ऑफिस जाती है और वहाँ उसके बॉस का मेंटर मिस्टर करी उसे मिलते हैं। मिस्टर करी उसे बताते हैं विंड गैप के बारे में। विंड गैप जो कि एक्चुअली पार्कर का होम टाउन भी है, वहाँ पे दो लड़कियाँ मिस्टीरियसली गायब हो गई हैं। तो मिस्टर करी चाहते हैं कि वो विंड गैप जाए और इस पर एक स्टोरी करे। कार्मिल विंड गैप वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन बॉस के हाथों मजबूर होकर तैयार हो जाती है। अब वो ड्राइव करके विंड गैप जाती है और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये टाउन बहुत ही ईरी और फिशी है। तो वो टाउन में जाती है और टाउन के शेरिफ विकरी से मिलती है। विकरी से बताते कि हाँ, दो लड़कियां गायब हुई थी, एन और नैटली, लेकिन उनमें से एन की लाश कुछ हंटर्स को जंगल में मिल गई, जबकि नैटली अभी भी गायब है। एन का किसी ने गला घोट के खून किया था और उसके सारे दांत भी निकाल दिए थे। अब कामिल और भी इंफॉर्मेशन के लिए विकरी को प्रेस करती है, लेकिन वो और कुछ बताने से मना कर देता है। तो काबिल अपने पुराने घर जाती है, जहाँ पे उसके स्टेप डैड, मॉम और स्टेप सिस्टर रहते हैं।
जब वो घर पहुंचती है तो उसके स्टेप डैड एलन उसे देख के मोरलेस खुशी होते हैं, लेकिन उसकी मॉम एडोरा उन्हें जब पता चलता है कि वो उन मिसिंग चिल्ड्रन के ऊपर स्टोरी कर रही है तो वो काफ़ी नाराज़ और परेशान हो जाती है। कार्मिल अपने स्टेप सिस्टर एमा से भी मिलती है, जो वैसे तो घर में काफ़ी सीधी सादी होने का नाटक करती है, लेकिन बाहर अपने दो दोस्तों के साथ घूमती है, ड्रग्स करती है, नशा करती है, सब कुछ करती है। लेकिन कामिल के साथ थोड़ी बहुत बॉन्डिंग उसकी हो जाती है। अब कामिल रात को सपने में फिर से उन्हीं दोनों लड़कियों को देखती है जिसे सीरीज़ के पहले दिखाया गया था। इससे हमें पता चलता है कि ये असल में कार्मिल का बचपन है और वो दोनों लड़कियां कार्मिल और उसकी डेड सिस्टर मेरियन है। जी हाँ, मेरियन की मौत कार्मिल के बचपन में ही हो गई थी एंड हर डेथ इज़ वन ऑफ द रीजंस कि कार्मिल ने सेल्फ हार्मिंग शुरू किया था। कार्मिल अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और इसी बीच सेंट्रली अपॉइंटेड डिटेक्टिव विलिस से मिलती है। दूसरी ओर जो दूसरी गुमशुदा लड़की थी नताली, उसकी लाश भी शहर में मिल जाती है। अपरेंटली उसका कत्ल भी एन के जैसे ही हुआ था। एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ एपिसोड 2 डर्ट यानी गंदगी। इस एपिसोड के शुरुआत में ही नताली का प्रेयर मीट दिखाया जाता है, जहाँ पे कामिल की मॉम उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो चली जाती है। वहाँ जाके कामिल को अपनी बहन मेरियन का फ्यूनरल याद आता है और एक छोटे से फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि कैसे कामिल की मॉम एडोरा हमेशा उससे एक डिस्टेंस बना के रखती थी। बाद में वो नताली के घर जाती है, पर वहाँ पे भी उसकी मॉम एडोरा आ जाती है और उसे कोई भी इन्वेस्टिगेट या इंटरव्यू लेने से रोक लेती है। इधर डिटेक्टिव विलिस फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर पोस्टमार्टम करके बताते हैं कि हाँ, नताली का खून भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है और उसके भी सारे दांत निकाल लिए गए हैं। एपिसोड 3 फिक्स। तो इस एपिसोड में कार्मिल का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने जब पहली बार रिहैब में सेल्फ हार्मिंग से आज़ादी पाने के लिए खुद को एनरोल कराया था, तब उसकी एक रूममेट थी एलिस, जो उसे उसके बहन मैरियन की याद दिलाती थी। लेकिन एलिस ने भी कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में आत्महत्या कर ली थी, जिसका गिल्ट अभी भी कार्मिल के मन में है। कार्मिल अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करके अपने एडिटर को फ़ोन करती है, लेकिन उसके एडिटर उसे सलाह देते हैं कि वो विंड गैप में ही रहे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। इन शॉर्ट वो कहते हैं कि जाओ और शर्लॉक होम्स बन जाओ। यहाँ डिटेक्टिव विलिस भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि विकरी उनकी सीरियल किलिंग वाली थ्योरी से एग्री नहीं करते। अब कार्मिल जहाँ भी इन्वेस्टिगेट करने जाती है, उसकी माँ पहुँच जाती है और पूरा बंटा तहार कर देती है। यहाँ तक कि घर में भी वो एमा को उसके खिलाफ भड़काती रहती है। कार्मिल को अगर कुछ पता चलता है तो वो सिर्फ इतना कि कुछ बच्चों ने एक सफ़ेद कपड़े पहनी हुई औरत को घूमते हुए देखा है जंगलों के पास। फिर एक शाम को कामिल और विलिस मिलते हैं और केस के बारे में ही थोड़ी चिटचैट करते हैं, पर तभी वहाँ पे एमा आ जाती है और उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात करती है, विच लीव्स कामिल रियली टॉर्मेंटेड। एपिसोड 4 राइप यानी पका। वैसे इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बेसिकली विलिस और कामिल की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। कामिल विलिस को शहर दिखाने के बहाने जंगल ले जाती है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। पर यहाँ पे कामिल के बचपन का और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि कामिल को बचपन में उसी के स्कूल के बास्केटबॉल टीम के बॉयज़ ने मॉलेस्ट किया था, ये हमें पता चलता है। सो दैट्स वन मोर रीज़न फॉर हर सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज। कामिल और विलिस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और कन्फेस भी करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर भी कामिल थोड़ा सा डिस्टेंस विलिस से मेंटेन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि विलिस को अगर पता चल गया कि उसके बॉडी पे जो स्कार्स है तो विलिस उसे पसंद नहीं करेगा। यहाँ शेरिफ विकरी एडोरा से मिलने जाते हैं और एलन को ये बात पसंद नहीं आती, उन्हें शक टाइप का कुछ होता है। एंड में कार्मिल नताली के भाई जॉन से मिलती है और जॉन उसे एक शॉकिंग न्यूज़ देता है। वो बताता है
कि एडोरा उसकी बहन और एन को ट्यूटर करती थी और एमा उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। अब आता है एपिसोड 5, क्लोजर, मतलब करीब। अब ये एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड है। क्यों, ये मैं बता देती हूँ। एपिसोड के शुरुआत में ही विंड गैप के लोग एनुअल कैलहॉन फेस्टिवल मना रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है जो कार्मिल की मॉम एडोरा होस्ट कर रही है, उन्हीं के घर में बैकयार्ड में। मतलब एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसे क्या चाहिए, एक पार्टी जहाँ पे सब लोग आए और वो खुशी खुशी अपना अगला विक्टिम चुन पाए। हाँ देखो, पार्टी में आई है, इसी को अगला खून करके दांत निकाल लेते हैं। बिल्कुल, सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स इज अ पार्टी। अब कैलहून डे के बारे में मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बता देता हूँ। तो कैलहून डे बेसिकली विंड गैप का फाउंडेशन डे है। विंड गैप वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय जेक कैलहून, जो कामिल के वो फादर थे। जेक एक पेडोफाइल थे। अब जिन्हें पेडोफाइल का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, पेडोफाइल एक ऐसा इंसान होता है जो बच्चों को मॉलेस्ट करता है। और जेक की एक चाइल्ड ब्राइड थी, मिली। तो एक बार एक जंग हुई थी और यूनियन के सोल्जर्स ने हमला किया था। जेक भाग गया था एज यूजुअल, लेकिन मिली को यूनियन के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और उसको काफ़ी टॉर्चर किया था। अब मिली भारतीय नारियों से भी ज़्यादा पतिव्रता निकली। वो सारा अत्याचार सह लेती है, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। वो लोग उसे मारते पीटते उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन वो अपने पति का पता नहीं देती। तो बेसिकली कैलहून डे सेलिब्रेट्स सेक्सुअल असॉल्ट। यस, दे डोंट विक्टिम शेम, दे सेलिब्रेट विक्टिम्स। क्लैप्स। इस दिन बारबेक्यू होता है, एक सिविल एरा थीम्ड पार्टी होती है और सबसे ज़रूरी एक प्ले होता है जहाँ पे मिली का ये पूरा दुख दर्द भरा सैक्रिफाइस पोर्ट्रे किया जाता है। इनफैक्ट ये कैलहून डे इतना लेम है कि सबके पास कप्स भी हैं जिसमें लिखा है हैप्पी कैलहून डे, और उसी कप में वो लोग पानी शराब जो कुछ भी पीना चाहे पीते हैं। अब ये जो प्ले हो रहा है, इस प्ले में मिली का कैरेक्टर प्ले करने वाली है एमा। अब पार्टी में सब लोग आ जाते हैं, खुशी खुशी नाचते गाते हैं। विलिस भी आता है। विलिस एक लौता इंसान होता है जो पार्टी में तैयार होकर नहीं आया, क्यों बेसिकली ही इज़ टू कूल फॉर सच पार्टीज, यू नो। अब विलिस पार्टी में जाते ही उस पर एडोरा कब्जा कर लेती है और उसे अपना घर दिखाने लगती है। ये देखो मेरे पास आइवरी की फर्श है, आइवरी यानी हाथी के दांत से बनी हुई। ये देखो मेरे दीवार का वॉलपेपर कितना अच्छा है। तो बेसिकली उसे घुमा फिरा के ये बताती है कि देखो कार्मिल की एक बहन थी जो बचपन में मर गई थी और कार्मिल थोड़ी हिली हुई है। दूसरी तरफ प्ले होता है, सब लोग खुश रहते हैं, पर प्ले के एंड में एन के पिता और नटाली का भाई जॉन लड़ने लगते हैं एक दूसरे को खूनी बोल बोल के, और दूसरी ओर एमा अचानक गायब हो जाती है। सब एमा को इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। कार्मिल एमा को जाके जंगल से ढूंढ के लाती है और एमा बताती है कि वो इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसे मिली का रोल करना अच्छा नहीं लगा। एडोरा इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि कार्मिल ने एमा को ढूंढा, और वो कार्मिल से कहती है कि आओ हम दिल से दिल तक बातें करें। और उन बातों के दौरान वो बताती है कि हाँ मैं कार्मिल तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वाह, माँ होते ऐसी। एपिसोड 6, चेरी। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पुलिस को एन की साइकिल मिलती है एक डेथ से, जो बेसिकली एडोरा की फैमिली ओन करती थी, और वो साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, पता नहीं कैसे। वैसे विलिस कार्मिल को बताता है ये पूरी हादसे वाली बात, साइकिल मिलने वाली बात। तो कार्मिल घर में जाके एडोरा से झगड़ा करती है कि उसे क्यों नहीं बताएगी, अरे वो इन्वेस्टिगेट करिए, उसे भी बताना चाहिए। लेकिन एडोरा है छोड़ो बोल के चली जाती है, और एलन कार्मिल को ही समझाते हैं कि देखो तुम्हारी माँ बहुत कमज़ोर दिल वाली है, उससे ऐसे टॉर्चर मत करो। वेरी फैंटास्टिक। अब दूसरी तरफ विलिस कार्मिल के पास्ट को पूरे देने पे लगे हुए हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ अ मल्टीटास्कर।
एक इन्वेस्टिगेशन से मेरा क्या होगा, मैं तो 2-3 करूँगा। और कार्मिल एमा के साथ पार्टी करती है, ड्रग्स लेती है और उसे अच्छा लगता है। इस एपिसोड के दौरान कामिल अपने पुराने दोस्तों से भी थोड़ा बहुत कनेक्ट करती है। अपने वो चीयर लीडर हुआ करती थी स्कूल के दौरान, तो अपने पुराने चीयर लीडर से मिलती है और उसे और एक पास्ट की बात याद आती है कि सब लोग उसे कैसे बुली किया करते थे। इनफैक्ट उसे जिन लड़कों ने मोलेस्ट किया था उनमें से एक, उन चीयर लीडर्स में से एक का पति भी है, जो उससे कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए। एंड Carmel is clearly not interested. She has moved on. एपिसोड 7 फॉलिंग, गिरता हुआ। वैसे विंड गैप में तो सब गिरे हुए हैं। नया दिन, नया एडवेंचर। कार्मिल उठती है और देखती है कि एडोरा उसका ख्याल रख रही है। उसे बहुत अजीब लगता है। वो जाके एमा को ढूंढती है तो एमा अपने रूम में एक डॉल हाउस के साथ खेल रही थी और एमा उससे कहती है कि उसको अच्छा लगता है कि वो शराब पीती है, ड्रग्स लेती है, क्योंकि ऐसा करने पर अगले दिन एडोरा उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे ये बात पसंद है। अब पुलिस को पूरा शक इन दोनों कत्लों का जॉन पे है, नाताली के भाई पे। तो पुलिस जाके जॉन के गर्लफ्रेंड के पास छानबीन करती है। जॉन की गर्लफ्रेंड बताती है कि नहीं, जॉन तो यहाँ नहीं है। तब पुलिस उसे कहता है कि देखो, अगर तुम जॉन का पता दे दोगी तो हम तुम्हें मेन विटनेस बना के टीवी पे दिखाएंगे, न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छपवाएंगे। एंड गेस व्हाट, वो खुशी खुशी मान भी जाती है। डिटेक्टिव विलिस यहाँ पे कार्मिल पे अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं। वो कार्मिल की बहन मेरियन की मिस्टीरियस डेथ के बारे में और जानना चाहते हैं, इसीलिए वो उस समय जो गवर्नमेंट की नर्स थी उससे जाके मिलते हैं। वो नर्स उसे बताती है कि मेरियन बार बार अलग अलग कारणों से बीमार हो जाती थी। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि मेरियन को एक्चुअली में कौन सी बीमारी थी ये कोई भी पता नहीं कर पाया। उसे शक है कि मंचूसियन बाई प्रॉक्सी इन सब का कारण है। तो मंचूसियन बाई प्रॉक्सी यूजुअली एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जो जनरली किसी केयर गिवर या फिर मदर को होती है मोस्टली, जिससे वो खुद ही अपने बच्चे को बीमार करते हैं और फिर उसका ख्याल रखते हैं ताकि उन्हें सिंपैथी और अटेंशन मिले। तो उस नर्स को शक है कि ये बीमारी एडोरा को है और एडोरा ने ही मैरियन को बीमार कर करके अंत में मार ही डाला। उसने अपना शक भी तब जताया था, लेकिन किसी ने उसकी बात भी नहीं मानी और उसे सस्पेंड कर दिया गया। विलिस को सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मिलते हैं एंड ही इज़ क्लियरली शॉक्ड। अब इधर घूमते घूमते कार्मिल विंड गैप से दूर निकल जाती है और जाके एक जगह पे एक दूसरे बार में जॉन से मिलती है। वो दोनों बातें करते हैं और जॉन पहली बार कन्फेस करता है कि वो अपनी बहन को मिस करता है और उसने अपनी बहन को नहीं मारा। कार्मिल जॉन को कन्विंस करती है कि वो जाके पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं और सारा सच बताते हैं, जिस पे जॉन मान भी जाता है। पर बीच में वो लोग एक केबिन पे रुकते हैं जहाँ पे जॉन कार्मिल के सारे स्कार्स देख लेता है एंड ही बिकम्स द फर्स्ट पर्सन जिसने कार्मिल को उसके स्कार्स के बेसिस पे जज नहीं किया। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, पर तभी दया की तरह दरवाज़ा फाड़ते हुए पुलिस आ जाती है और जॉन को अरेस्ट कर लेती है। विलिस भी वहाँ जॉन के साथ कार्मिल को देख के पूरी तरह से टूट जाता है और कार्मिल के मनाने पर भी नहीं मानता और चला जाता है। कार्मिल अपनी गाड़ी में चढ़ती है, पर वहाँ पे उसे विलिस के द्वारा रखा हुआ मेरियन का रिपोर्ट दिखता है। वो इस रिपोर्ट को देख के लगभग सब कुछ समझ जाती है और फिर अपनी मॉम की एक्स बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ पे वो इनडायरेक्टली कन्फेस करती है कि हाँ, मेरियन को एडोरा ने ही मारा एंड शी फील्स गिल्टी कि उसने कुछ नहीं किया सब कुछ जानते हुए भी। कार्मिल इज शॉक्ड और उसे पूरा यकीन है कि मेरियन की तरह ही एडोरा अब एमा को भी मार डालेगी, इसीलिए वो दौड़ के जाती है एमा को बचाने के लिए। भाग मिल्का भाग। एपिसोड 8 मिल्क, दूध। कार्मिल गाड़ी में चढ़ के घर जा रही होती है, पर इसी बीच में वो अपने एडिटर मिस्टर करी को फ़ोन करके सारी बातें बता देते हैं। अब मिस्टर करी उसे वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तो जाऊंगी और अम्मा को बचाऊंगी, वो भी अकेले। वो घर जाती है और देखती है अम्मा पूरी नशे की हालत में है और बहुत बीमार है।
ये सब कुछ देख के कार्मिल को लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है और वो फिर भी उनकी माँ और स्टेप फादर और एमा के साथ बैठ के खाना खाती है, दूध पीती है। दूध पीने के बाद उसको चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तब एडोरा उसका ख्याल रख रही होती है और उसे एक दवाई खिलाती है और वो दवाई भी वो खा लेती है, वो भी एक्सेस में। यस। इसी बीच विलिस और विकरी जॉन को इंटरोगेट कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन सारी बातों से इनकार कर देता है। अगले दिन सुबह कामिल खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार पाती है और वो एमा को जाके बोलती है कि वो भाग के जाए विलिस को बुला के लाए, लेकिन एमा ऐसा नहीं करती क्योंकि वो कहती है शी वंट्स टू बी अ गुड गर्ल। प्राण जाए पर मम्मी को हम छोड़ के ना जाए, इस थ्योरी पे चलती है वो। कार्बिल अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और मौत के पूरे कगार पे पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस को लेके मिस्टर करी आते हैं और दरवाज़ा फाड़ के फिर से अंदर आ जाते हैं। कार्बिल और एमा को बचा लिया जाता है, एडोरा को अरेस्ट कर लिया जाता है और विलिस को पहली बार कार्मिल के स्कार्स दिखते हैं। वो ये स्कार्स देख के पूरा शॉक्ड हो जाता है और कार्मिल से ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एडोरा को तो सबसे पहले इस विलिस को मार देना चाहिए था। मतलब कार्मिल को किसी और लड़के के साथ देख के उसने ब्रेकअप नहीं किया, उसके स्कार्स देख के ब्रेकअप कर दिया। वाह। एडोरा के अरेस्ट होने के बाद कार्मिल एमा के साथ सेंट लुइस चली जाती है। हैप्पीज एंडिंग्स जी नहीं, कहानी अभी बाकी है। कार्मिल और एडोरा काफ़ी खुश है। वहाँ पे जाके वो मिस्टर करी और उसकी वाइफ के साथ लंच वंच करते हैं और वहाँ पे एक और लड़की जो कामिल की नेबर है, मेई, जो ऑलमोस्ट एमा की उम्र की है, उससे भी मिलते हैं। मेई उनके नेबरहुड में ही रहती है और कार्मिल को काफ़ी पसंद करती है। पर एक दिन ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, लेकिन मेई गायब हो जाती है। कार्मिल को थोड़ा बहुत शक और थोड़ा बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके एमा के डॉल हाउस का छत खोलती है और वहाँ पे उसे वो शौक 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 इंसानों के दांतों से बना हुआ एक फ्लोरिंग मिलता है। कार्मिल को पूरा शक यकीन में बदल जाता है एंड शी इज शैटर्ड, क्योंकि उसे पता चलता है जाता है कि असली कातिल असल में एमा है। कामिल शॉक्ड होकर पीछे मुड़ती है और पीछे एमा को पाती है, जो कि कहती है डोंट टेल मामा, मतलब मम्मी को नहीं कहना। और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, इसके बाद कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन्स होते हैं जिसमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एमा ने नटाली और एन को मारा और प्रिजमेबली मैं को भी उसने मार दिया था। तो मुझे पता है कि इस सीरीज़ के एब्रप्ट एंडिंग के बाद आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। लेकिन इसके सिवा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई एन आंसर। तो शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल, कातिल कौन? तो एक्चुअली दो कातिल है। एडोरा ने अपनी बहन बेटी मैरियन को ही मारा था क्योंकि उसे वो बीमारी थी, और सिमिलरली वो एमा और उसके बाद कामिल को भी मार दी थी। लेकिन एन और नैटली को एमा ने मारा था क्योंकि शायद वो देखती थी कि उसकी मॉम एन और नैटली पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है और उसे इस बात से जेलसी होती थी। ये चीज़ हम देख भी पाते हैं, जब कामिल मई पे ज़्यादा ध्यान देती है तो उसे मई से भी जेलसी होती है एंड प्रिज्यूमेबली वो मई को भी मार देती है। दूसरा सवाल, इस पूरी सीरीज़ में टीथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों? तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिटेलिंग दिखाया गया है, वो है कि एमा के पास एक डॉल हाउस होता है। तो वो डॉल हाउस एक्चुअली उनके जो विंड गैप का घर है उसी का रेप्लिका है, और एमा अपने डॉल हाउस से इतना ज़्यादा ऑब्सेस थी कि वो चाहते थे कि उसका घर जैसा है उसका डॉल हाउस भी बिल्कुल वैसा ही हो। तो जैसा कि एक एपिसोड में बताया गया है कि उसके घर में एक पूरी आइवरी की फ्लोरिंग थी, तो हाथी के दांतों की जगह वो अपने घर की फ्लोरिंग इंसानों के दांत से कर लेती हैं। वैसे यहाँ पे एक दूसरा फेनोमेनन भी दिखाया गया है जो है ओवरटर्न फेमिनिटी का। इसका मतलब ये कि ये जो दांत निकालने का पूरा इंसिडेंस है
उससे हम लोग क्या चीज़ रिलेट कर सकते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल डिटैचमेंट, जो जनरली लड़कियों में नहीं दिखाया जाता, इसीलिए सबको शक होता है कि कातिल कोई लड़का ही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एडोरा को पता था कि एमा ही खून कर रही है? तो इसका जवाब है कि परहैप्स यस, एंड शी वॉज ओके विथ इट, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका अपना ही स्वरूप उसे एमा में दिख रहा है, एंड एमा इज़ अ फेवरेट डॉटर विच मेड हर प्राउड। खून कर रही है बिल्कुल मेरी तरह, वाह। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एलन को एडोरा के बारे में पता था? तो इसका जवाब भी है मोस्ट प्रोबेबली यस। एक्चुअली एलन काइंड ऑफ एडोरा के कंट्रोल में था, और कई बार उसके कॉन्शियस में कन्फ्लिक्ट भी आता है, जो सीरीज़ में दिखाया जाता है उसके एक्शन से, लेकिन वो उठ के प्रोटेस्ट नहीं कर पाता। वो खुद को हमेशा म्यूज़िक में डुबो लेता है, एंड ही चूजेस ओके कत्ल हो रहा है उन्हें तो मुझे क्या। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर सच का सामना। यस, बेसिकली ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इतनी ज़्यादा स्लो है कि आपको लगेगा कि आप अगर सो गए हैं और उठेंगे तब भी उसी सीन में ही रहेंगे। सस्पेंस और थ्रिल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सटल हो जाता है। कार्मिल के इमोशनल कन्फ्लिक्ट को लेकिन बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। इस सीरीज़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बुक में नहीं थी, जैसे कैलहाउंड डे का आना, कार्मिल के पास्ट को और ज़्यादा विविडली प्रेजेंट करना, विच वॉज रियली गुड, क्योंकि समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जो किताब में बस वेगली था, वो सीरीज़ में और ज़्यादा अच्छी तरह दिखाया गया है। एज़ फॉर द एब्रप्ट एंडिंग, मुझे एब्रप्ट एंडिंग्स पसंद नहीं आती, तो इसमें भी नहीं आई। लेकिन शो के रनर्स ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने ये एंडिंग इसलिए रखी ताकि शॉक वैल्यू बना रहे, विच इज़ काइंड ऑफ ओके अगर उन्हें लगता है तो ठीक है। तो ओवरऑल इस सीरीज़ को मैं दूंगी 3 टीथ आउट ऑफ 5। तो गाइज़, ये सीरीज़ अवेलेबल है डिज़नी प्लस हॉटस्टार में विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो जाके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इसके सिवा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं लगा हो तो अनलाइक मत कीजिए, सजेशंस दीजिए। ये भी बताइए कि अगला आप किस स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ खौफ को ऑफलाइन। जाते जाते याद रखिए, अ दांत फॉर अ दांत विल मेक द वर्ल्ड टूथलेस। सो अच्छी चीज़ों के दांत दीजिए, पर किसी का दांत मत तोड़िए, वो हाथी का हो या इंसान का, एक्सेप्ट अगर वो दांत में कीड़ा है और आपके डेंटिस्ट है, पर हाथी के दांत कभी मत तोड़िए। तो टिल नेक्स्ट टाइम, टाटा, बी सेफ।